चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के 9 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है खाद्य उत्पाद में वृद्धि की कार्यनीति। इसमें पशुपालन, पादप प्रजनन और एकल कोशिका प्रोटीन, उसके बाद ऊतक संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है और पशुपालन तथा पादप प्रजनन पर लागू होने वाली जैविक सिद्धांत खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका निभाते हैं और विश्व में कई नई तकनीक जैसे भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी तथा ऊतक संवर्धन खाद्य उत्पाद में अतिरिक्त वृद्धि के लिए आधारित भूमिका निभाएंगे। पशुपालन देखिए, पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है और यह किसानों के लिए एक प्रमुख निरूपता और वैज्ञानिकों के लिए कला है। पशुपालन का संबंध पशु उधन जैसे भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है और जो मानव के लिए लाभप्रद है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो इनमें कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है और मत्स्यिकी में मत्स्य यानी मछलियों के मृदुकवची यानी मोलस्क तथा क्रस्टेशिया यानी प्राण ब्रेक आदि का पालन पोषण, उनको पकाना यानी शिकार करना और इससे बचाना आदि सब शामिल है। अति प्राचीन काल में मानव द्वारा जैसे मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ और पक्षी, सुअर, भेड़, ऊँट आदि का प्रयोग उनके उत्पादों से जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता था और एक गणना के अनुसार विश्व की 70% से अधिक पशुधन भारत तथा चीन में है। और यद्यपि यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनका विश्व फर्म उत्पादकों तथा योगदान मात्र 25% है और इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति इकाई उत्पादकता की दर बहुत ही कम है। अतः पशु प्रजनन तथा देखभाल की पारंपरिक पद्धति के अतिरिक्त गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करना होगा। और फर्म पशुओं का प्रबंधन के बारे में देखें तो फर्म प्रबंधन की प्रारंभिक पद्धति की एक व्यवसायिक पहुंच होनी चाहिए जिससे हमारे खाद्य उत्पाद को और अधिक आवश्यकता बढ़ावा मिल सके। आइए विभिन्न पशु फर्म प्रणाली में कुछ प्रबंध के प्रक्रियाएं जिन्हें प्रयोग में लाया जाता है उन पर विचार करें। तो पहला डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में देखें। तो डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है जिसमें मानव खपत के लिए दुग्ध तथा उससे के उत्पाद प्राप्त होते हैं। और क्या आप ऐसे पशुओं की सूची तैयार कर सकते हैं जो डेयरी में रहते हैं? डेयरी फार्म के दुग्ध से बने विभिन्न प्रकार के उत्पाद कौन कौन से होते हैं? और डेयरी फार्म प्रबंधन में हम उन संसाधनों तथा तंत्रों के विषय में अध्ययन करते हैं जिनसे दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार तथा उसका उत्पाद बढ़ता है और दूध उत्पादन मूल रूप से फर्म में रहने वाले पशुओं के नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अच्छी नस्ल जिसमें उच्च उत्पादक क्षमता वाली अच्छी नस्ल यानी क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के तहत अच्छी नस्ल का चयन तथा उसकी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता है। और अच्छी उत्पाद क्षमता प्राप्त करने के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल जिसमें उनके रहने का अच्छा घर तथा पर्याप्त जल तथा रोग मुक्त वातावरण होना चाहिए और पशुओं के भोजन प्रदान करने का ढंग वैज्ञानिक होना चाहिए। इसमें विशेष कर चारों ओर गुणवत्ता तथा मात्रा पर बल दिया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण तथा परिवहन के दौरान कई सफाई तथा स्वास्थ्य जैसे पशु तथा पशु पर कार्य करने वाले व्यक्ति का महत्व सर्वोपरि है। और यद्यपि इन दिनों इनमें से अधिकांश संसाधन यांत्रिक हो चुके हैं और परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति ऐसे कार्य को देखता है उसके संपर्क में यह उत्पाद सीधे ही नहीं आते। और इन कठोर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सही रिकॉर्ड रखने एवं निरीक्षण की आवश्यकता होती है और इससे समस्याओं की पहचान और उनका समाधान शीघ्रता पूर्वक निकालना संभव हो जाता है। और पशु चिकित्सा की नियमित जांच हेतु आना अनिवार्य है। संभवतः आपको अत्यंत ही रोचक लगेगा कि यदि आपको डेयरी उद्योग के विविध पशुओं पर एक प्रश्नावली तैयार करने को कहा जाए और आप अपने पास में स्थित डेयरी फार्म में जाकर उसका निरीक्षण करें और अपने द्वारा तैयार और प्रश्नावलियों को उत्तर खुद प्राप्त करें। कुक्कुट फर्म प्रबंधन के बारे में देखें। कुक्कुट पालतू कुक्कुटादि का एक वर्ग है जिसका प्रयोग भोजन के लिए अथवा उससे के अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रारूपिकी रूप में इसमें कुक्कुट, बतख तथा कभी कभी टर्की और गीज भी शामिल हो जाते हैं और बहुधा
कुक्कुट शब्द का प्रयोग केवल इन पक्षियों के मांस के लिए ही किया जाता है, परंतु सामान्यतः अन्य पक्षियों का मांस भी इसमें शामिल है। और फर्म प्रबंधन के लिए भी उपयुक्त नस्लें सही सुरक्षा, फर्म की परिस्थिति या सही आहार तथा जल और सफाई एवं स्वास्थ्य महत्वपूर्ण घटक है। अपने टेलीविजन की खबरों तथा अखबारों में बर्ड फ्लू वायरस के बारे में तो अवश्य देखा होगा और सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। इससे देश भर में सनसनी और डर का वातावरण उत्पन्न हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप अंडों तथा चिकन की खपत पर भयंकर प्रभाव पड़ा। इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयत्न करें और विचार विमर्श करें और पुष्टि करें कि ये उत्पन्न डर का वातावरण कहाँ तक सही था और यदि कुछ कुक्कुट संक्रमित हो तब इस फ्लू को फैलने से किस प्रकार रोका जा सकता है। पशु प्रबंधन के बारे में देखें। पशु प्रजनन के बारे में देखें तो पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पशुओं के उत्पाद को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना और किस किस्म के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए हम पशु प्रजनन करते हैं। क्या लक्षणों का चयन पसंद के पशु से अलग है। हम नस्ल शब्द से क्या समझते हैं। पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, समरूप आदि में समान हो, एक नस्ल के कहलाते हैं। और आप अपने क्षेत्र के फर्म के पशुओं को कुछ सामान्य नस्लों के नामों का पता लगाएं और एक ही नस्ल के पशु के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह अंतः प्रजनन कहलाता है और जबकि भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन कराया जाए तो वह बही प्रजनन कहलाता है। अंतः प्रजनन के बारे में देखें। अंतः प्रजनन का अर्थ एक ही नस्ल के अधिक निकट व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होना है। और प्रजनन की कार्यनीति निम्न प्रकार की होती है। और एक नस्ल में उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को पहले अभिनिर्धारित किया जाता है तथा जोड़े में उसका संगम कराया जाता है और ऐसे संगम से जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति के मूल्यांकन किया जाता है तथा भविष्य में कराए जाने वाले संगम के लिए अत्यंत ही उत्तम किस्म में के नर तथा मादा की पहचान की जाती है। और पशुओं में श्रेष्ठ मादा चाहे वह गाय अथवा भैंस व प्रति दुग्ध करने पर अधिक दूध देते हैं और दूसरी ओर सारों में श्रेष्ठ अन्य नरों की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की संतति उत्पन्न कर सकते हैं। और मेंडल द्वारा विकसित समय युग में जी शुद्ध वंश क्रम में अध्याय 5 में वर्णित का कुछ उदाहरण स्मरण करें। और ठीक इसी ही प्रकार की कार्यनीति का प्रयोग मेंटल की भांति पशुओं में शुद्ध वंश क्रम विकसित करने में किया जाता है और अतः प्रजनन समय युगता को बढ़ावा देता है। और इस प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार के पशु वंश क्रम विकसित करना चाहते हैं तो अंतः प्रजनन आवश्यक है। अंतः प्रजनन हानिप्रद और प्रभावी जीन जो चयन द्वारा निष्कासित किए जाते हैं और उन्हें उद्भासित करता है और यह श्रेष्ठ किस्म के जीनों के संचयन में तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में सहायता प्रदान करता है। अतः यह तरीका जहाँ प्रत्येक पद पर चयन हो वहाँ अंतःप्रजात व्यष्टि की उत्पादकता बढ़ती है। और अतः यद्यपि अंतः प्रजनन में यदि लगातार सतत बनी रहे विशेषकर निकट अंत प्रजनन से तो सामान्य जनन क्षमता और यहाँ तक कि उत्पादकता घट जाती है और इसे अंतः प्रजनन अवसाद कहते हैं। जब कभी यह समस्या के रूप में सामने आए तब प्रजनन व्यष्टि के चयनित पशुओं का उसी नस्ल के असंबद्ध श्रेष्ठ पशुओं के संगम कराया जाता है जिसमें सामान्य जनन क्षमता तथा उत्पादक दोनों को बनाए रखने में सहायता मिलती है। वही प्रजनन के बारे में देखें तो बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन की वही प्रजनन होता है और इसमें एक नस्ल की यानी परंतु इनका पूर्वज सामान्य नहीं होना चाहिए अथवा भिन्न नस्ल की अथवा भिन्न प्रजातियों की व्यष्टियां भाग लेती है। वही संकरण के बारे में देखें तो एक ही नस्ल के भीतर पशुओं में संगम की यह क्रिया बही संकरण कहलाती है, परंतु इनमें 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों की ओर की किसी भी वंशावली में उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए और इस संगम के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह बही संकरण कहलाती है। और प्रजनन की यह विधि ऐसे पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिनके दुग्ध उत्पादन क्षमता तथा मांसदायी पर औसत में कमी होती है। और एकल बही संकरण में
बहुधा अंतः प्रजनन अवसाद समाप्त हो जाता है। और संकरण के बारे में देखें तो इस विधि में एक नस्ल के श्रेष्ठ नर की दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ संगम कराया जाता है। और संकरण को विभिन्न नस्लों के वांछनीय गुणों के संयोजन में सहायता होती है। संतति संकर पशुओं का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया जाता है और इनका प्रयोग अंतः प्रजनन की किसी रूप एवं चयन के विकल्पी रूप में विकसित हो सके और जिससे नई अस्थायी नस्लें जो वर्तमान नस्ल से हर प्रकार के श्रेष्ठ है। और इसी विधि द्वारा पशुओं की अनेक नई नस्लों का विकास हुआ है। और हिसरडेल भेड़ की एक नई नस्ल है जिसका विकास पंजाब में बीकानेरी एवीज यानी भेड़ तथा मेरिनो एम्स यानी मेढा का मेष के बीच संगम कराने से हुआ था। और अंतःव्यष्टि संकरण के बारे में देखें तो इस विधि में दो विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है और कुछ मामलों में संतति में दोनों जनकों के वांछनीय गुण सम्मिलित हो जाते हैं तथा इन संतति का पर्याप्त आर्थिक महत्व होता है। जैसे खच्चर, क्या आप जानते हैं कि खच्चर की उत्पत्ति किस संकरण का परिणाम है? कृत्रिम वीर्य चेतन का प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को संपन्न किया जाता है और जिस नर का चयन एक जनक के रूप में किया गया हो उसका वीर्य एकत्रित करने प्रजनक द्वारा चयनित मादा के जनन पथ में अंतरक्षेप कर दिया जाता है और वीर्य का प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए और या इसे हेमीकृत कर बाद में प्रयोग में लाना चाहिए और इसे हेमीकृत रूप में वहां अभिगमनित भी किया जा सकता है और जहां मादा रही है। इस प्रकार वांछनीय संगम की प्रक्रिया संपन्न होती है और सामान्य संगम से उत्पन्न अनेक समस्याएं कृत्रिम में वीर्य चेतन की प्रक्रिया से दूर हो जाती है। और क्या आप इस विचार विमर्श कर सकते हैं कि सूचीबद्ध भी कर सकते हैं इसके बारे में। और यद्यपि कृत्रिम वीर्य चेतन की क्रिया को अपनाया जाता है तो फिर भी बहुधा परिपक्व नर तथा मादा पशुओं के मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण की दर में से मिलने वाली सफलता कुछ काम ही होती है। अवसंकरों के सफल उत्पाद में सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मल्टीपल ओव्यूलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण अंतरण तकनीकी गौ पशुओं में सुधार का एक कार्यक्रम है और इस विधि में एक गाय में पुटक परिपक्व तथा उच्च अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए जब FSH प्रकार का हार्मोन दिया जाता है। सामान्य प्रतिचक्र में एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं और पशु को या तो सर्वोत्कृष्ट बैल अथवा कृत्रिम वीर्य चेतन द्वारा संगमनित कराया जाता है और 8 से 32 कोशिका अवस्थाओं वाले निषेचन अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित कर दिया जाता है और आनुवांशिक मादा उच्च अंडोत्सर्जन के दूसरी बड़ी के लिए उपलब्ध हो जाती है। और यह प्रौद्योगिकी गोपशु, भेड़, खरगोश, भैंस, घोड़े आदि में प्रदर्शित किया जा चुका है और उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस और प्रदान करने वाली नस्लों के बैलों को सफलतापूर्वक जनित किया जाता है और इससे अल्पकाल में भी बड़ी संख्या में गो पशु प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मधुमक्खी पालन के बारे में देखें। शहद के उत्पाद के लिए मधुमक्खियों के छत्ते का रखरखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन है और यह प्राचीन काल से चला आ रहा एक कुटीर उद्योग है और शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधि की देसी प्रणाली यानी आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है और मधुमक्खियां मोम भी पैदा करती है जिसका कांतिवर्धक वस्तुओं के तैयार तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योग में प्रयोग किया जाता है। शहद की बढ़ती हुई मांग में मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया गया और यह उद्योग चाहे लघु अथवा बृहद पैमाने पर ही क्यों न हो एक आयजनक व्यवसाय यानी उद्योग बन चुका है। और मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जहां जंगली झाड़ियों, फलों के बगीचों तथा लहलहाती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चरगाह हो वहां किया जा सकता है। और मधुमक्खी की
बहुत सी प्रजातियां होती है जिन्हें पाला जा सकता है और इनमें एपील इंडिका अत्यंत ही सामान्य प्रजाति है। मक्खी की छतों की किसी के घर के आंगन तथा बरामदे अथवा वहां तक कि छत पर भी रखा जा सकता है और मधुमक्खी पालन में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। और मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा कई संगठन इस पालन की शिक्षा प्रदान करते हैं। सफल मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित बिंदु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए और मधुमक्खियों के छत्ते को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन होना चाहिए। और तीसरा है कि मक्खियों के समूह होना चाहिए और दल को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखना चाहिए। और चौथा है कि विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंधन करना चाहिए। और पांचवा है कि शहद तथा मोम का रख रखाव तथा एकत्रीकरण होना चाहिए। मधुमक्खियां हमारी बहुत सी फसलों वो जैसे सूर्यमुखी, सरसों, सेव तथा नाशपाती के लिए परागण है और पुष्पीकरण के समय यदि इन छतों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो इससे पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों के लिए उत्पाद में सुधार हो जाता है। मत्स्यिकी देखें तो मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं जैसे झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, खाद, आयस्टर आदि का भी आश्रित है। और कुछ मछलियां जैसे कतला है, रोहू तथा कॉमर कार्प सामान्य और लवर जल में पाई जाती है। और कुछ समुद्री मछलियां जैसे हेल्सा है, सरडाइन है और मैकेरेल तथा पाम्फ्रेट आदि भी खाई जाती है। और ये पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में कौन सी मछलियों की सामान्यतः खाया जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है और यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। बहुत सी लोगों के लिए यही जीविका का एकमात्र साधन है। मत्स्यिकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा सकती है। और उदाहरण के लिए जल कृषि तथा मत्स्य पालन के द्वारा हम लवर तथा लवर जलीय पादपों तथा जंतुओं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मत्स्य पालन तथा जल कृषि के मध्य पाए जाने वाले भेदों का पता लगाएं और इससे मत्स्यिकी उद्योग विकसित हुआ है और तथा फल फूला है और जिसके सामान्यतः से देश को तथा विशेषतः किसानों को काफी आमदनी हुई है। और अब हम नील क्रांति की बातें करने लगे हैं और हरित क्रांति की भांति इस पर भी वही बातें लागू होती हैं। पादप प्रजनन के बारे में देखें। पारंपरिक खेतीबाड़ी से मनुष्यों तथा पशुओं के भोजन के लिए सीमित मात्रा में जैव मात्रा का उत्पादन होता है और अच्छे प्रबंधन के तौर तरीके तथा भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने से उत्पादन बढ़ जा सकता है परंतु केवल एक सीमा तक। और बड़ी सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने के लिए पादप प्रजनन ने एक प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता दी है। और भारत में कौन ऐसे व्यक्ति है जिसने हरित क्रांति शब्द न सुना हो, जो खाद्य उत्पाद की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं करता और बल्कि इसके निर्यात के लिए भी लाभदायी है। हरित क्रांति काफी हद तक पादप प्रजनन तकनीकों पर गेहूं, धान, मक्का आदि में अधिक उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों के विकास के लिए आश्रित थी। पादप प्रजनन क्या है देखें तो पादप प्रजातियों का एक उद्देश्य पूर्ण परिचालन है और ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सके और यह किस्में खेती के लिए अधिक उपयोगी है, अच्छा उत्पादन करने वाले एवं रोग प्रतिरोधी होती है। और मानव सभ्यता के आरंभ से हजारों वर्ष पूर्व से पारंपरिक रूप में पादप प्रजनन पर कार्य चल रहा है। और पादप प्रबंधन के बारे में लगभग 9000 से 11000 वर्षों पूर्व के लिखित प्रमाण आज भी उपलब्ध है। और आज भी ऐसे फसलें उपलब्ध है जो प्राचीन काल से घरों में उपयोग होती आ रही है। और आज जितने भी मुख्य फसलें हैं वह सभी पुराने किस्में में व्युत्पन्न है। और प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में शुद्ध वंश क्रम का संकरण अथवा क्रॉसिंग शामिल है जिसके पश्चात कृत्रिम में चयन होता है और ताकि अधिक उत्पादन देने वाले पोषज तथा रोगों के प्रतिरोधी पादपों के वांछनीय विशेषक को तैयार किया जा सके। अनुवांशिकी, आणविक, जीव विज्ञान तथा उत्तक संवर्धन में हुई उन्नति के साथ साथ
आणविक आनुवंशिक साधन का प्रयोग अब पादप प्रजनन में किया जा रहा है। यदि हमें टेट्रो अथवा लक्षणों की सूची तैयार करनी पड़ी जिससे प्रजनक इन लक्षणों को अपनी फसलों में समावेश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बढ़े हुए फसली उत्पादन तथा उन्नत गुणवत्ता वाली प्रथम सूची तैयार होगी। और पर्यावरण तनाव यानी लवणता, अत्यधिक ताप और सूखा के प्रति सहनशीलता, रोगजनकों यानी विषाणु, कवक तथा जीवाणु के प्रति प्रतिरोधकता तथा पीड़कों के प्रति सहनशीलता आदि भी हमारी सूची में होगी। और पादप प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व के सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। फसल की एक नई आनुवंशिक नस्ल के प्रजनन में निम्न मुख्य पादप होते हैं, जैसे परिवर्तनशीलता का संग्रहण। आनुवंशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार है और बहुत सी फसलों में यानी बहुत सी सस्यों में पूर्ववर्ती आनुवंशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती है। और विभिन्न जंगली किस्में, प्रजातियों तथा क्रस्ट और प्रजातियों के संबंधों का संग्रह एवं परीक्षण तथा उनके अभिलक्षणों का मूल्यांकन उनके समष्टि में उपलब्ध प्राकृतिक जीन के प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूर्वाक्षेपित होता है। और किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध अलील का समस्त संग्रहण यानी पादपों या बीजों को उसका जन्य द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म में संग्रहण कहते हैं। और जनकों का मूल्यांकन तथा चयन के बारे में देखें तो जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म मूल्यांकित किए जाते हैं और ताकि पादपों को उनके लक्षणों के वांछित संयोजन के साथ अभी निर्धारित किया जा सके। और चयनित पादपों को बहुगुणित कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया से किया जा सकता है। और इस प्रकार जहाँ वांछनीय तथा संभव है वहाँ शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न कर ली जाती है। उसके बाद चयनित जनकों के बीच पर संकरण के बारे में देखें तो वांछित लक्षणों को बहुधा दो भिन्न पादपों यानी जनकों से पादप कर संयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक जनक जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है और अन्य जनक जिसमें रोग निरोधक गुण है, दोनों के संयोजन की आवश्यकता है। और यह पर संकरण द्वारा संभव है कि दो जनक ऐसे संकर पैदा करें जिससे आनुवंशिक वांछित लक्षणों का संगम एक पौधे में हो सके और वांछित पौधे के परागकण का संग्रहण जिसे नर जनक के रूप में चुना गया है और उससे मादा पौधे के वर्तिकाग्र पर डालना जिसे मादा जनक के रूप में चुना गया है। यानी संकरण के बारे में विस्तृत जानकारी हमने अध्याय 2 में देखा था और यह काफ़ी कठिन तथा अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि संकर वांछनीय लक्षणों को संयोजित करें ही और सामान्यतः कुछ सैकड़ों से हजार क्रॉस में केवल एक में ही वांछनीय संयोजन प्रदर्शित होती है। उसके बाद श्रेष्ठ पुनर्युगज का चयन तथा परीक्षण के बारे में देखें। इसके अंतर्गत संकरों की संतति के बीच में पादप का चयन किया जाता है जिसमें वांछित लक्षण संयोजित हो। प्रजनन उद्देश्यों को प्राप्त करने में चयन का यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, अतः संतति का वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और इस चरण में परिणाम स्वरूप ऐसे पादप उत्पन्न होते हैं जो दोनों जनकों में श्रेष्ठ होते हैं। बहुधा एक से अधिक श्रेष्ठ संतति पादप उपलब्ध होते हैं और ये कई पीढ़ियों तक स्वपरागण तब तक करते हैं जब तक कि समरूपता की आवश्यकता नहीं आ जाती और जिससे संतति में लक्षण भी संयोजित नहीं हो पाते। उसके बाद नए कंशरों का परीक्षण या निर्मुक्त होने तथा व्यापारीकरण के बारे में देखें तो नवचयनित वंश क्रम का उनके उत्पादन तथा अन्य गुणवत्ता वाली अनुशासी विशेष को रोग प्रतिरोधकता आदि गुणों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्यांकित पौधे को अनुसंधान वाले खेतों में जहां उन्हें आदर्श उर्वरक प्राप्त हो रहे हो, उच्च सिंचाई का पानी मिल रहा हो तथा अन्य समुचित शस्य प्रबंधन आदि उपलब्ध हो वहां पैदा किया जाता है तथा उसमें उपयुक्त गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। और अनुसंधान अनेक खेतों में मूल्यांकनों के बाद पौधे का परीक्षण देश भर में किसानों के खेत में कई स्थानों पर कम से कम 3 ऋतुओं तक किया जाता है। और इन स्थानों में सभी सस्य खंडों का निरूपण होना चाहिए और जहाँ सामान्य खेती
होती है और उपयुक्त विधि से उत्पन्न शस्य की तुलना सर्वोत्तम उपलब्ध स्थानीय शस्य नुकशनों के चेक या संदर्भ कशन से करने के बाद मूल्यांकन करना चाहिए। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी यानी डीजीपी की लगभग 33% आय तथा समष्टि की लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने मुख्य चुनौतियां उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त आहार उत्पन्न करना था। जैसे कि हमें ज्ञात है कि खेती के लिए सीमित भूमि ही उपलब्ध है, अतः भारत को इसी उपलब्ध भूमि में से प्रति यूनिट उत्पाद को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। 1960 के मध्य में से गेहूं तथा धान की बहुत सी उच्च उत्पादक वाले किस्मों का विकास पादप प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से किया गया। परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पाद में अत्यधिक वृद्धि हुई। यही व्यवस्था सामान्यतः हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। और जैसे चित्र 9.3 में उच्च पादप वाली किस्मों की भारतीय संकर फसलों का दर्शाया गया है। और गेहूं तथा धान देखें तो 1960 से वर्ष 2000 तक के वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पाद 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हुआ, जबकि धान का उत्पाद 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। और इसका कारण गेहूं तथा धान की अर्धवामन किस्मों का विकास होना था। और मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर विल्ट एंड मेज में नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत नॉर्मैन ए बारलोंग में गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किया। और उसी का परिणाम है कि 1963 में उच्च उत्पादन तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों की वंश रेखा में सोनालिका तथा कल्याण सोना का विकास कर उन्हें भारतवर्ष की गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया गया। और वर्धमान धान की किस्मों को IR8 यानी इंटरनेशनल राइट रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI फिलिस्तीन में पैदा हुआ। और तथा थाईचून नेटिव वन ताइवान से ये व्युत्पन्न किया गया। और 1966 में इन व्युत्पन्नों के प्रयोग में लाया गया। और बाद में और अधिक अच्छा उत्पादन देने वाले अर्धवामन किस्में जया तथा रत्ना को भारत में विकसित किया गया। गन्ना के बारे में देखें तो सैकड़म बराबरी को मूलतः उत्तरी भारत में पैदा किया जाता था। और परंतु इसका शर्करा अंश तथा उत्पादन क्षमता बहुत कम था। दक्षिण भारत से पैदा होने वाला उष्णकटिबंधीय गन्ना सैकड़म ऑफिसिनेरम तथा सैकड़म ऑफिसिरेनम का तना मोटा था तथा इसमें शर्करा अंश कहीं अधिक थी, परंतु यह उत्तरी भारत में ठीक से नहीं पनप पाया। और इन दोनों किस्मों को सफलतापूर्वक संकरित कराया गया और ताकि उच्च पादप के वांछनीय गुण जैसे कि मोटे तना तथा उच्च शर्करा वाले पौधे प्राप्त हो सके। और साथ ही इसे उत्तरी भारत के गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में भी पैदा किया जा सके। ज्वार के बारे में देखें तो भारत में संकर मक्का, ज्वार तथा बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है। और जल अभाव के प्रति प्रतिरोधी उच्च पादप वाली किस्में हैं और उनका विकास संकर प्रजनन के परिणाम स्वरूप हुआ था। और रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन में देखें तो कवक, जीवाणु तथा विषाणु रोगजनकों का एक विशाल वर्ग उष्णकटिबंधीय जलवायु को कृषि प्रजातियों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अक्सर सस्य हानि महत्वपूर्ण होती है तथा यह हानि 20 से 30% अथवा कभी कभी तो इसमें पूर्ण हानि होती है। और इन परिस्थितियों में रोग के प्रति प्रतिरोध खेतिहार जातियों के प्रजनन तथा किस्मों के खाद्य उत्पादन बढ़ जाएंगे। और इससे कवकनाशियों तथा जीवाणुनाशियों का उपयोग कम हो जाता है और तथा उन पर आश्रित भी घट जाती है। और पोषी पादपों की प्रतिरोधकता उसके रोगजनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता और तथा इसका निर्धारण पोषी पादप के आनुवंशिक ढांचे द्वारा किया जाता है। प्रजनन की एक क्रिया अपनाने से पूर्व रोग कारक जीव के बारे में जानकारी तथा उसके प्रसार की क्रियाविधि की जानकारी महत्वपूर्ण है। कवक के द्वारा उत्पन्न कुछ रोगों के उदाहरण है गेहूं का भूरा कीटट और गन्ने का रेड रोग तथा आलू पेछेती अंगमारी जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। और क्रूसीफर तथा
ब्लैक रॉट तथा विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, तंबाकू, मोजेक, शलजम, मोजेक आदि हैं। और रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियां देखें तो प्रारंभिक प्रजनन तकनीकों यानी जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है तो उसका उत्परिवर्तन द्वारा संपन्न किया जाता है। और रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की पारंपरिक विधि संकरण तथा चयन है। और इसके पद अन्य अनुशंसनीय लक्षणों जैसे उच्च उत्पाद के लिए प्रजनन की विधि की आवश्यकता रूप से समरूप है और विभिन्न पद क्रमानुसार इस प्रकार है। और प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए जनन द्रव्य को छानना, चयनित जनकों का संकरणों का चयन तथा मूल्यांकन तथा नई किस्मों का परीक्षण तथा उन्हें उत्पन्न करना और संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित कुछ सस्यकों को जीवाणुओं तथा विषाणुओं के प्रतिरोग को प्रतिरोधक होता है। और ये सस्य किस्म में शार्दी 9.1 में दिया गया है, जिसमें गेहूं के किस्म हिमगिरी है। रोग के प्रति प्रतिरोधक इसके पर्ण तथा धारी कीकट हिलबंट है। और सरसों के किस्म पूषा स्वर्मेन है यानी करण राई है। और रोग के प्रति प्रतिरोधक इसका श्वेत कीट है। और फूल गोभी के किस्म इसके पुष्पा शुभ्रा और पुष्पा स्नोबॉल के 1 है। और इसके रोग के प्रति प्रतिरोधक इसके कृष्ण विगलन तथा कुंचित अंगमारी है कृष्ण बिलगन। और उसके बाद लोविया के किस्म पूषा कोमल है और रोग के प्रति प्रतिरोधक है इसका जीवाणुवीय अंगमारी है। और मिर्च के किस्म है पूषा सदाबहार है और रोग के प्रति प्रतिरोधक इसके चिली मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस तथा पर्णकुचन है। रोग प्रतिरोधी जीन जो विभिन्न फसलों की किस्मों अथवा उनके जंगली प्रजातियों में उपस्थित रहती है, लेकिन इनकी सीमित संख्या की उपलब्धता के कारण पारंपरिक प्रजनन बहुधा निरुद्ध होता है। और पादप के विविध उपायों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है तथा बाद में प्रतिरोधकता के लिए पादप उत्पादों का स्क्रीनिंग करने से वांछनीय जीन की पहचान प्राप्त हो जाती है। और वांछनीय लक्षण वाले पादप को या तो सीधे ही गुणित किया जा सकता है अथवा इसका प्रयोग प्रजनन में किया जा सकता है। और उत्परिवर्तन सोमाकोलोन वेरिएंट तथा आनुवांशिक अभियांत्रिकों में चुनाव की अन्य प्रजनन विधियां हैं जिनका प्रयोग ऐसे कार्य से किया जा सकता है। जैसे उत्परिवर्तन में देखें तो जीन के भीतर अथवा अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा आनुवांशिक विविधता उत्पन्न हो जाती है और वहीं परिवर्तन इसी के परिणाम स्वरूप नए लक्षण अथवा ट्रेट विकसित होते हैं और वह जनकों में नहीं पाए जाते हैं। और उत्परिवर्तन को कृत्रिम रूप से रसायनों के प्रयोग अथवा विकिरण यानी गामा विकिरण के समान द्वारा प्रेरित किया जा सकता है तथा ऐसे पादपों के चयन एवं प्रयोग द्वारा जिनमें प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण स्रोत के रूप में हो और उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। मूंग में जो पीत, मोजेक वायरस तथा चोर्नेल अशीता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है वह उत्परिवर्तन द्वारा प्रेरित थी। और पादपों के विभिन्न कृषि प्रजातियों के संबंधी अधिकांश जंगली पादप कुछ प्रतिरोधक लक्षण प्रदर्शित करते हैं किंतु उनका उत्पादन बहुत ही कम होता है। अतः उच्च उत्पादक प्रदान करने वाले इन कृषि किस्मों में प्रतिरोधक जीनों के मिलने की आवश्यकता है। और भिंडी में पीत मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता इसकी जंगली प्रजाति से स्थानांतरित किया गया था और जिसके परिणाम स्वरूप एस्कुलेटर की एक नई किस्म परभणी क्रांति उत्पन्न हुई। और उपर्युक्त सभी उदाहरण में प्रतिरोधक जीन में स्रोत शामिल है वह जीव उसी फसल की प्रजाति अथवा संबंधी जंगली प्रजाति के होते हैं जिन्हें रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनित करना पड़ता है। और प्रतिरोधक जीनों का स्थानांतरण लक्ष्य तथा स्रोत पादप के मध्य लैंगिक संकरण करने की पश्चात चयन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद देखें कीटनाशी यानी पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन के बारे में देखें तो सस्य पादप तथा शस्य उत्पादक के बड़े पैमाने पर
विनाश का अन्य प्रमुख कारण कीट तथा पीड़कों का ग्रसन है और पोषी पादप फसलों में कीट प्रतिरोधकता आकारिकीय जैव रसायन अथवा शारीरिक क्रियात्मक अभिलक्षणों के कारण होता है। अधिकांश पादपों में रोमेल पत्तियां पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित है, और जैसे कपास में जेसीड तथा गेहूं में धन्य पर्ण भृंग और गेहूं के विशेष प्रकार के तने की वजह से स्टेम सप्लाई उनके पास नहीं आती और तथा चिकनी पत्तियां वाली तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में बलमर्म की अपनी ओर आकर्षित नहीं करती और मक्का में उच्च एस्पार्टिक एसिड लघु नाइट्रोजन तथा शर्करा अंश मक्का के तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं और पीड़क प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियों के वही क्रम लागू होते हैं जो अन्य सस्य संबंधी विशेषकों में पाए जाते हैं, जैसे उत्पादन, गुणवत्ता आदि, जिनका वर्णन ऊपर दिए जा चुके हैं। और कृषि तथा इनकी जंगली प्रजातियों के प्रतिरोधक जीन का स्रोत कृषि किस्में तथा जनन द्रव्य संग्रह है और नाशी कीटों के प्रति प्रतिरोधकता किस्म करने वाले के लिए संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित फसलों की कुछ विमुक्त किस्में सारणी 9.2 में प्रदर्शित की गई है। जैसे इसमें है ब्रेशिक के नुफ्लेट वीन के, इसका पूषा गौरव है, पूषा सेम 2 और पूषा सेम 3। और उसके बाद इसके एफीड है, जेसीड एफीड तथा फल अनुभेदक है। और उसके बाद ओकरा के यानी भिंडी के बारे में देखें तो भिंडी का पूषा गौरव है, पूषा स्वामी और पूषा स्वामी पूषा A4 है। और उसके बाद इसका एफीड है, सूट तथा फल भेदक है। उसके बाद उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन के बारे में देखें। विश्व भर में लगभग 840 मिलियन से भी अधिक लोगों को उनकी रोजगार की खाद्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आहार प्राप्त नहीं है और इस संख्या से कहीं अधिक लोग 3 बिलियन सूक्ष्म पोषकों, प्रोटीन तथा विटामिन अपर्याप्तता अथवा छिपी भूख के शिकार है। और क्योंकि ये लोग फल, सब्जियां, फलियां, दलिया तथा मीट आदि को पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकते और भोजन जिसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषकों विशेष विटामिन ए, आयोडीन तथा जिंक का अभाव होता है और उसके रोग उत्पन्न होते हैं जो जोखिम हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप जीवन काल तथा मानसिक सामर्थ्य घट जाती है। और जैव पुष्टि कारण विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्य वर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें उन स्वास्थ्य को सुधारने के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम है और उन पोषण या पोषक गुणवत्ता के लिए निम्न को सुधारने की आवश्यकता है जो प्रजनन किया गया है। प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता और तेल अंश तथा गुणवत्ता और विटामिन अंश और सूक्ष्म पोषण तथा खनिज अंश पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में 2000 में विमुक्त संकर मक्का में अमीनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की दुगुनी मात्रा विकसित की गई। और गेहूं की किस्म जिसमें उच्च प्रोटीन अंश हो, एटलस 66 कृषि गेहूं की ऐसी उन्नतशील किस्में तैयार करने के लिए दाता की तरह से प्रयोग किया गया और लोह तत्व बहुल धान की किस्म को विकसित करना अब संभव हो गया और इसमें सामान्यतः प्रयोग में लाई गई किस्मों की तुलना में लोह तत्व की मात्रा 5 गुना अधिक होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में बहुत सी सब्जियों के फसलों का मोचन किया है और जिनमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं जो जैसे गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन ए, करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर में विटामिन सी और पालक तथा बथुआ जिसमें आयरन तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है और तथा ब्रॉड बीन्स, लबलब और फ्रेंच तथा गार्डन मटर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद एकल कोशिका का प्रोटीन देखें। धनियों और दलहनों, सब्जियों, फलों आदि के पारंपरिक कृषि उत्पादन से मनुष्यों तथा पशुओं की संख्या जिस दर से बढ़ रही है, आहार संबंधी उसकी मांग पूरी नहीं हो पाती है और अनाज से मांसाहारी की ओर झुकने से भी धनियों की मांग बढ़ गई है। और क्योंकि पशुओं के फार्मिंग यानी रख रखाव के दौरान 1 किलोग्राम मांस उत्पन्न करने के लिए उसे 3 से 10 किलोग्राम
10 से किलोग्राम धन्यों की आवश्यकता होती है। 25% से अधिक मानव की जनसंख्या भूख तथा कुपोषण का शिकार है। पशु तथा मानव पोषण के प्रति प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक एकल कोशिका प्रोटीन है और सूक्ष्म जीवों का प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। वास्तव में अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम भोजन के रूप में खाए जाने लगे हैं। अतः बड़े पैमाने पर मशरूम संवर्धन एक प्रकार से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिससे अब विश्वास सा होने लगा है कि सूक्ष्म जीव वो भी आहार के रूप में स्वीकार्य हो जाएंगे। और सूक्ष्म जीव में से जैसे स्पाइरुलिना को आलू संसाधन संयंत्र जिसे स्टार्च है और घास फूस, सीरा, पशु खाद और यहाँ तक कि बहितमल पर आसानी से उगाया जा सकता है ताकि बड़ी मात्रा में यह प्राप्त हो सके। और उसके बाद स्पाइरुलिना में प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिनों की प्रचुर मात्रा विद्यमान है और संयोग से इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करता है। गणना की गई कि प्रतिदिन 250 किलोग्राम वाली गाय 200 किलोग्राम प्रोटीन पैदा करती है और इतने ही समय में 250 किलोग्राम सूक्ष्म जीव जैसे मिथियालोफिस और मिथियालोट्रोपल्स इनकी वृद्धि तथा बायोमास उत्पन्न की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं। और उत्तक संवर्धन के बारे में देखें तो पर्याप्त एवं उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाली दत्त तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकें जब असफल हुई तब एक अन्य प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ और जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। और उत्तक संवर्धन का क्या अर्थ है? 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने जान लिया कि एक पूर्ण पादप कार्तोत्तकी से पुनर्जनित किया जा सकता है। जैसे पादप का कोई भी भाग ले लीजिए और उसे विशिष्ट पोषक मीडिया तथा रोगाणु रहित स्थिति में एक टेस्ट ट्यूब में उगने दिया और किसी कोशिका कोशिका कतोत्तकी से पूर्ण पादप में जनित होने की यह क्षमता पूर्ण सख्तता कहलाती है। और उच्च वर्ण की प्रणालियों में आप इसे किस प्रकार निष्पादित करेंगे इसके बारे में जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो ज्ञात करेंगे। और इस बात पर यहाँ बल देना की आवश्यकता है कि पोषक माध्यम कार्बन स्रोत जैसे सुक्रोज तथा अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल तथा वृद्धि नियंत्रण जैसे ऑक्सीन, सायोटाइनिन आदि प्रदान करें। और इन विधियों के प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प अवधि में हजारों पादपों का परिवर्धन संभव हो सका। और उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों की उत्पादन करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। और इनमें प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप से समान होते हैं और जहाँ से वह पैदा हुए हैं या समाक्लोन कहलाते हैं। और अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादपों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का सबसे बड़े पैमाने पर उत्पाद इस विधि द्वारा किया गया है। और किसी उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में आप जाकर वहाँ देख सकते हैं ताकि इसका क्रिया का अवलोकन कर सकें और समझ सकें। और किसी विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों में पुनर्लाभित है। और यद्यपि पादप विषाणु से संक्रमित है परंतु विभियोजक यानी शीर्ष तथा कक्षीय विषाणु से अप्रभावित रहता है। अतः मेरिस्टेम को अलग कर उसे बीटों में उगाया जा सकता है ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार हो सके। और वैज्ञानिकों के केला, गन्ना, आलू आदि की संवर्धित विभियोजक तैयार करने में काफी सफलता मिली है। और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने पादप से एकल कोशिकाएं अलग की है तथा उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घेरा नग्न प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जा सके। और प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादप की 2 विभिन्न किस्में से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर एक प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है और जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। और यह संकर कायिक संकर
जबकि यह प्रक्रम कायिक संकरण कहलाता है। और ऐसी स्थिति को कल्पना करें जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है तथा वृद्धि करने के बाद इससे नए संकर पादप का जन्म होता है और इसमें टमाटर तथा आलू का भी लक्षण उपयुक्त रूप से होते हैं और इस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप टोमेटो का निर्माण होता है। परंतु दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछित समुचित अभिलक्षण का अभाव है। सारांश देखें तो वैज्ञानिकों सिद्धांतों को अपनाते हुए पालतू पशुओं की देखभाल तथा उनके प्रजनन संबंधी प्रक्रियाएं ही पशुपालन है और गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों के दृष्टिगत अच्छी पशुपालन पद्धति को अपनाने से पशुओं तथा पशु उत्पादों में खादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। और इन पद्धतियों में फर्म पशु प्रबंधन तथा पशु प्रजनन शामिल है और शहद का उच्च पोषक मान तथा उसके औषधीय महत्व को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन पद्धति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और मत्स्यिकी एक अन्य फलता फूलता उद्योग है जो मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय खाद्यों को बढ़ती हुई मांग को पूरा कर रहा है। और उसके बाद पादप प्रजनन का प्रयोग ऐसी नई किस्मों के विकास में किया जा रहा है जो रोगजनकों तथा नासी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है और इससे खाद्य उत्पादन बढ़ा है। और इस विधि का प्रयोग पादप खाद्यों के प्रोटीन अंशों तथा खाद्य की गुणवत्ता को बढ़ाने में किया जाता है। और भारतवर्ष में सस्य पादपों के भिन्न भिन्न किस्में पैदा की गई है और इन सभी उपायों से खाद्य उत्पादन बढ़ा है और उत्तक संवर्धन तथा कायिक संकरण की तकनीकी एवं पादप की पत्ती संवर्धन से नई किस्में प्राप्त करने की विपुल संभावना है।